इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर। और ये जो भी प्रॉब्लम होंगे आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन रीजन 1-2 मार्क्स में, या फिर जो बड़े प्रॉब्लम होते हैं 3-4 मार्क्स के, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। उस पार्ट में इस तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए 30 प्रॉब्लम कौन कौन से हैं और इनका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आपको मालूम है कि जो प्लांट है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है लीव्स के अंदर। और जो लीव्स के अंदर फूड बनेगा, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है अपर और लोअर दोनों पार्ट में। और इसके ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कौन? फ्लोएम। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो पहले का आंसर ट्रांसलोकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताना होगा तो आप याद रखिए आपका आंसर केवल रिएक्टेंट से आएगा। ठीक है। प्रोडक्ट से आप कभी भी कोई आंसर नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो आपको लग रहा होगा कि जो वाटर है वो चेंज हो रहा है HOF में बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन। और वही हाइड्रोजन ये फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू HF। तो जब वाटर यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे वाटर आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे पूछा हुआ है, इसलिए आंसर लिखोगे वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, कलर चेंज ऑफ सोल्यूशन व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे आयरन का रिएक्शन आपको कराना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। और जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स आपको मिल जाता है आयरन सल्फेट एलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कॉपर। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है ये जनरली होता है ब्लू कलर का। और जो आयरन सल्फेट है ये सोल्यूशन होता है ग्रीन कलर का। जब आपसे कलर चेंज पूछा हुआ है तो आपको लिखना है कलर चेंज ऑफ द सोल्यूशन इज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ये ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, give an example of another organism which follows the same mode of reproduction as planaria। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो जिसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वही होता है जो कि प्लेनेरिया का होता है। तो प्लेनेरिया का आपको मालूम है रिप्रोडक्शन का मोड जनरली क्या होता है? रीजनरेशन। और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी बॉडी को आप कई पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो जितने भी पार्ट होंगे वो क्या करते हैं? नए प्लेनेरिया को बना देते हैं। तो आपको बताना है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रीजनरेशन होता है। तो उसमें एक एग्जांपल आपका आता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी रीजनरेशन पाया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी भी रिप्रोड्यूस कर लेती है रीजनरेशन के थ्रू, अगर यहाँ पे किसी वजह से कोई कट हो जाता है तो। इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, याद रखिएगा। एक होता है रीजनरेशन और एक होता है बडी। तो ये दोनों के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। अगर किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज को मेंटेन करना है तो आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिए। तो जब आपसे पूछेगा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तब आपको लिखना है वोल्ट मीटर। यहाँ पे जब बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है तो इसका मतलब ऐसा डिवाइस बताना है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता होगा। तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हो सेल, या फिर आप बैटरी लिख सकते हो, आप डायनामो भी लिख सकते हो, वो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, aqueous solution of sodium chloride prepared in distilled water, the pH of this solution is। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है और आपसे बोल रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो जब NaCl का आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? ये पहले Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, साथ में वाटर प्रेजेंट होगा जो डिसोसिएट होगा OH माइनस में और H प्लस में। ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे NaOH और ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे HCl।
ये NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस। ये क्या है? स्ट्रांग एसिड। और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सोल्यूशन जनरली होता है न्यूट्रल। मतलब जो इसका डिस्टिल वाटर के अंदर सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। और जब न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच क्या आएगा? 7। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 7। टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय प्लांट मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका को हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट। तो कह रहा है कि टच मी नॉट के अंदर जो मूवमेंट है वो कौन सा मूवमेंट है? ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे दो मूवमेंट पढ़े हो, जिसमें एक को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसमें स्टिमुलस जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। और जो मूवमेंट वो होगा ट्रॉपिक वाला वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है उसमें ना तो डायरेक्शन फिक्स होता है, ना तो उस मूवमेंट से प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो जब मिमोसा पुडिका को कोई टच करता है तो उसका भी मूवमेंट होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, मिमोसा पुडिका के अंदर जो वो मूवमेंट होता है उसका उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इस मूवमेंट को आपको हमेशा बोलना है नेस्टिक मूवमेंट। कुछ लोग इसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये ट्रॉपिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इसको थिग्मोट्रॉपिज्म कभी भी नहीं बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 8। If 500 coulomb of charge pass in 10 minutes, what is amount of current pass in circuit? अब यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज 500 कूलाम, दिया हुआ है टाइम 5 मिनट। टाइम हमेशा सेकेंड में यूज होता है इसलिए 300 सेकेंड हो गया। आपको बताना है करंट। अब इन तीनों का कोई रिलेशन है तो यूज कर लीजिए। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। यहाँ से हो जाएगा 500 बाई 300। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1.66 एम्पियर। तो यहाँ पे 1.66 एम्पियर इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड कंट्रोलिंग हंगर? तो जब राइडिंग अ बाईसाइकिल की बात होगी मतलब ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि कंट्रोल्ड मैनर में होना जरूरी है। तो आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ब्रेन का पार्ट है वो है सेरिबेलम। तो इसका आंसर लिखना है आपको सेरिबेलम। और सेरिबेलम किस ब्रेन का पार्ट है? ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो साथ में आप हिंड ब्रेन भी लिख देना। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है कंट्रोलिंग हंगर। हंगर को कंट्रोल करना, स्लीपिंग को रेगुलेट करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ होता है? फोर ब्रेन में। कुछ बुक में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के जंक्शन पे होता है। ठीक है। आप फोर ब्रेन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। और प्रेजेंट कहाँ होगा? फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नेम द डिफेक्ट ऑफ आई व्हेन इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए ये आई है, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आ रही होगी ये एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ होगा? रेटिना के पीछे। तो बताना है कि डिफेक्ट किस में होता है। तो इस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें पर्सन को दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है अगर ये दूर से आएगी तो इसको तो ये रेटिना पे मिला देगा, लेकिन अगर पास से आएगा तो उसको रेटिना के पीछे मिलाता है, जिसकी वजह से पास का दिखता नहीं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कन्वर्ज जो पीछे हो रहा है इसको कन्वर्ज करना है रेटिना के ऊपर। और कन्वर्जिंग पावर ज्यादा किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। इसलिए करेक्शन इसका कॉन्वेक्स लेंस से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। होमोलॉगस सीरीज ऐसे मेंबर्स का सीरीज होता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और जब आप किसी दो कंसेक्यूटिव मेंबर की बात करोगे तो उसके अंदर जो गैप होगा फार्मूले में वो केवल CH2 का गैप होता है। ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड का कोई भी एक मेंबर, अगर फर्स्ट मेंबर लिखोगे तो आपको लिखना होगा HCHO। अगर सेकेंड मेंबर लिखना होगा तो इसी में CH2 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा CH3CHO। अगर नेक्स्ट मेंबर लिखना है तो आपको फिर CH2 ऐड करना है, इसलिए CH3CH2CHO।
नेक्स्ट मेंबर के लिए फिर CS2 ऐड करना है। इस तरीके से आप जितने भी मेंबर्स चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 पूछा हुआ है तो कोई भी 2 आप लिख देना, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब पास वाले। क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस आपको मालूम है, जिसमें हम लोग आयरन के ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एक मेटल के साथ, जिसकी वजह से मोल्टेन मेटल मिलता है आयरन, और वो कहीं पे भी अगर कुछ ब्रेकिंग पार्ट होता है आयरन आर्टिकल का तो उसको कनेक्ट करता है। तो थर्माइट प्रोसेस के लिए जो हम लोग मेटल यूज करते हैं वो जनरली यूज होता है एल्युमिनियम, इसलिए जो एक्स होगा वो एल्युमिनियम होगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है, तो इसका एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3, इसलिए ये हो जाएगा Y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट। जब कभी भी प्लांट कोई आता है स्ट्रेस की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में उसको अपने सारे प्रोसेस को स्लो डाउन करना होता है, और उसी स्लो डाउन के प्रोसेस में एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस, उसको फोटोसिंथेसिस की रेट को भी कम करना होता है, और फोटोसिंथेसिस जनरली होता है लीव्स की वजह से। तो प्लांट लीव्स को बहुत सारे क्या कर देगा, नीचे गिरा देता है, और केवल ऊपर के कुछ छोटे लीव्स बचेंगे जिनसे वो केवल जिंदा रहेगा और फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है। तो उस कंडीशन में इसको हेल्प कौन करता है? हार्मोन ABA, जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड, इसलिए एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और जब कभी भी प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में होगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं प्लांट के अंदर उसको ये कंट्रोल करता है और प्लांट को हेल्प करता है सर्वाइवल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट फार्मूला ऑफ जिप्सम एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो जो यहाँ पे जिप्सम है उसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब आपको लिखना होगा CaSO4.2H2O। और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसलिए लिखना है CaOCl2। ठीक है, ये हो गया इनका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट 2 रोल्स ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का आपको 2 रोल बताना है। तो पहला रोल तो ये है कि जो मीडियम फूड का है उसको ये बेसिक बनाता है, क्योंकि जो फूड स्टमक से आ रहा था वो एसिडिक मीडियम में होता है HCl की वजह से, तो इसको ये चेंज कर देता है बेसिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन होने वाला होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, मतलब ऑल द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इनटू द पैंक्रियाटिक जूस आर एक्टिव इन बेसिक मीडियम। और दूसरा ये क्या करता है, जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फैटी ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है। जो फैटी एसिड्स के बड़े मॉलिक्यूल्स का फैटी ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसलिए आप बोल सकते हो कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो आपसे कभी कभी अलग से पूछ लेता है द पार्ट ऑफ, या फिर ऑर्गन, या कुछ भी बोल सकता है, ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फूड। तो आप गॉल ब्लैडर लिख सकते हो या फिर बाइल जूस लिख सकते हो अगर जूस पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट 3 कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जनरली क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सडन एक्शन होते हैं उस एक्शन में एक पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो किया जाता है, उसी पर्टिकुलर पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब उस पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी नर्व होंगे वही सब उसके कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से कोई 3 आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? स्पाइनल कार्ड। तो एक पार्ट तो इसका हो गया स्पाइनल कार्ड। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन होगा स्टिमुलस से उसको लेके स्पाइनल कार्ड तक जो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। तो दूसरा पार्ट इसका हो गया सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी यहां से इफेक्टर तक लेके आया जाता है, और उसको लेके कौन आता है? मोटर न्यूरॉन। तो तीसरा पार्ट इसका हो गया मोटर न्यूरॉन। इसके अलावा अगर और कंपोनेंट लिखना होगा तो इन दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरा न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन, और यहाँ पे होता है रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यहाँ पे होता है इफेक्टर जो उसको आगे प्रोसीड करता है। तो 2-3 पार्ट और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एट व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस शो मैग्निफिकेशन -1। आपको बताना है ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन जब कॉन्वेक्स लेंस शो करता है मैग्निफिकेशन -1। इस -1 का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। 1 का मतलब हो गया सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं, और -1 का मतलब है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। तो नो डाउट अगर एक कंडीशन हम छोड़ दें तो बाकी 5 कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसलिए इन्वर्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे सेम साइज का हिसाब आपको सोचना होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया था जिससे सेम साइज का ऑब्जेक्ट बना था। तो आपको याद होगा कि जब मिरर में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो सी पे, तो सेम साइज का इमेज बनता है। और अगर ये लेंस होगा तो इसी सी के पोजीशन को बोला जाता है 2f। यानी जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे 2f पे तो वहां पे भी सेम साइज का इमेज बनेगा। अब यहाँ पे लेंस बोला हुआ है इसलिए आपको लिखना होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, मतलब फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे जब आप रखते हो ऑब्जेक्ट तो सेम साइज का इमेज बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज। जो टूथ इनेमल है वो आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और इसके ऊपर किसी का आसानी से एक्शन होता नहीं है। और ये बना किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का। तो इसका आंसर लिख देना है आपको कैल्शियम फास्फेट। लेकिन जब माउथ वॉश आप क्लियर नहीं करते और रेगुलर नहीं करते तो वहां पे माउथ के अंदर जनरेट होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं इनेमल के ऊपर। और अगर इनेमल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसके बाद जो दांत होते हैं वो खराब होने लगते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि रेगुलर आपको माउथ वॉश करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज एग्जांपल ऑफ डैश ट्रॉपिज्म। जब पॉलन और पिस्टिल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे उनके बीच में एक केमिकल कम्युनिकेशन होता है। उसी केमिकल कम्युनिकेशन की वजह से ही एक स्पेसिफिक स्पीसीज के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। आप किसी दो को एट रैंडम इंटरेक्ट नहीं करा सकते, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के तीन रिएक्शन है। जब इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करते हो तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बनाता है सोडियम साल्ट, मतलब C2H5ONa। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और जब H2SO4 के साथ आप इसका हीटिंग करोगे तो बनाता है इथीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डिहाइड्रेशन होगा और H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मतलब K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बन जाएगा CH3COOH। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपसे रीजनिंग प्रॉब्लम पूछता है कि इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आप बोल देना कि इस रिएक्शन में एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जब ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस व्हेन डैश हार्मोन सिक्रीटेड इन बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन, उस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशन कहीं जनरेट होती है तो उसी टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ करंट पासिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी सर्किट के अंदर करंट को हम पास करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो वहां पे हीटिंग इंक्रीज होती है। और जनरली हीटिंग इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पे बढ़ जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का फ्लो आसानी से होता नहीं है, इसलिए वो हीटिंग काज करता है। इसलिए आपको बोल देना है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। 23 है, सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ। सल्फाइड ओर किसी भी मेटल का आपका सल्फाइड ओर होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ पे हम लोगों को ओर को क्या करना होता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसके साथ आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ओपन कंटेनर में इसकी करते हैं बर्निंग। और जब ओपन कंटेनर में बर्निंग होगी तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। तो आपको लिखना है जो सल्फाइड ओर हैं वो रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाते हैं। और अगर ये सल्फाइड ओर की जगह कार्बोनेट ओर होता तो उस कंडीशन में इसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता, इसलिए इसकी बर्निंग हम लोग कराते हैं किसी क्लोज चैम्बर के अंदर। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड ओर के लिए याद रखना रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, राइट फिनोमिना रिलेटेड विद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको लिख देना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करता है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर वेसल फॉर्म ग्रीन कलर्ड लेयर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। एयर और मॉइस्चर की वजह से एयर के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड
और इसी कार्बोनिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट, और इसी कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, ऐसे आपको सिल्वर का भी पूछता है। सिल्वर हमेशा रिएक्शन करता है जो एयर के अंदर सल्फाइड होता है उसके साथ, और बनाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और इसी की वजह से इसका आता है ब्लैक कलर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको याद रखना है कौन सा कलर किसकी वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं एयर के अंदर वो बिहेव करते हैं एज अ प्रिज्म। यहाँ से जो भी लाइट एंटर करता है सबसे पहले उसका होता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद इसका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर होता है डिस्पर्सन, और इसी वजह से क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो तीन प्रोसेस कौन से हो गए, एक होगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद तीसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये इसी ऑर्डर में आपको लिखना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राइट अ फूड चेन हैविंग फोर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपको फूड चेन तो लिखना है ठीक है, लेकिन वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का होना चाहिए, ये नहीं कि आप ग्रासलैंड का या फिर डिजर्ट का लिख दोगे। ठीक, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको मालूम है प्रोड्यूसर होता कौन है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इसलिए शुरू होगी कहानी कहां से, फाइटोप्लैंक्टॉन से। इसको खाने वाला कौन होता है, जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाता है, स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। ठीक है, ये चार ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 28, वन कंपाउंड विच शो ब्रिस्क इफरवेसेंस विद एसिड। अगर एसिड के साथ आप किसी भी कार्बोनेट का या फिर बाई कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हो तो वहां पे CO2 जनरेट होता है, और उसी CO2 के जनरेशन की वजह से ब्रिस्क इफरवेसेंस काज होता है, मतलब कि झाग जैसा बनता है। तो अब यहाँ पे चाहे आप रिएक्शन करा लो Na2CO3 के साथ, या फिर रिएक्शन करा लो NaHCO3 के साथ, ये दोनों एसिड से रिएक्शन करके CO2 जनरेट करेंगे और ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगा। तो इसमें दोनों आंसर चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, what is rating of fuse if refrigerator of 400 watt is used in 220 volt line। अब यहाँ पे ये आपको दिया गया है पावर, और ये दिया गया है वोल्टेज। तो सबसे पहले आप देख लो कि इस कंडीशन में अगर आप इसको यूज करते हो तो सर्किट के अंदर कितना करंट चलेगा। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई, यहां से लिखोगे I इक्वल टू P बाई V, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 220, यानी आ जाएगा ये 20/11। सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी लगभग इतना, 1.8 एम्पियर। और जो रेटिंग ऑफ द फ्यूज होता है वो हमेशा करंट जो पास हो रहा है उससे बड़ा होता है, इसलिए आप रेटिंग 2 एम्पियर लिख सकते हो। तो यहाँ पे रेटिंग हो जाएगी 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30, द एसिड X प्रेजेंट इन टर्मेरिन when mixed with Y produce a mixture Z, identify X, Y and Z। तो टैमरिंड के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है X, जिसको हम लोग बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। तो X हो गया टार्टेरिक एसिड, और जब टार्टेरिक एसिड को हम लोग मिक्स कर देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, तो इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है बेकिंग पाउडर। ये आपका NaCO3 बेकिंग सोडा है। तो जो Y है वो आपका हो गया बेकिंग सोडा, मतलब कि NaHCO3, और जो Z है वो हो गया इन दोनों का मिक्सचर जिसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ये हो गए टोटल आपके 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।